हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंदा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है अफवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। भारत नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ 4000 से ज़्यादा नदियाँ बहती है। तो ये सारी नदियों को हम लोग दो अफवाह तंत्रों में अध्ययन करेंगे, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक का मुख्य विषय है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हम लोगों ने अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने और बहने वाली नदी का अध्ययन हम लोग करेंगे अलग अलग। तो हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी हम लोग दो तंत्रों में विभाजित करेंगे, जैसे कि है एक सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह सिंधु नदी तंत्र के तहत होगा। और गंगा नदी तंत्र जो भारत की मुख्य नदी है, प्रमुख नदी है, तो इस नदी तंत्र के तहत हम लोग गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, रामगंगा, घग्गर, ब्रह्मपुत्र को भी इसी में हम लोग लेके अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर इसको भी हम लोग अलग टॉपिक में अध्ययन करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। एक और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो छोटा टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को भी हम लोग दो भागों में, दो तंत्रों में विभाजित कर लेते हैं। तो है गोदावरी नदी तंत्र और कृष्णा नदी तंत्र। तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी विशेषता का अध्ययन कर लेते हैं। बराबर एग्जाम में सवाल आते हैं कि हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर स्पष्ट करें। ये आपको पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो इसको देखना क्या है, इसकी विशेषता को हम लोग जब अध्ययन कर लेंगे तो हमारे आंसर निकल आएंगे। तो इसकी विशेषता देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय नदी तंत्र की मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता तो हिमालय जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। यही कारण है कि यहाँ से जो नदी निकलती है वह 12 मासी होती है, यानी कि यह 12 मास, साल के 12 महीने जो होते हैं, इसमें 12 महीने नदी में जल का बहाव होते रहता है, इसलिए इसको कहते हैं 12 मासी। ठीक है, ग्लेशियर से निकलने के कारण, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि ग्लेशियर से निकलने के कारण पानी की कमी नहीं होती है। पानी की कमी नहीं होती है। हिमालय नदी तंत्र में पानी की कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, एक और हिमालय नदी तंत्र में जो प्रमुख नदियां हैं जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो इसका अफवाह जो होता है यह अधिक क्षेत्रों में होता है, काफी विस्तार क्षेत्र में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, गंगा है उसका विस्तार कितना बृहद क्षेत्रों में है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का भी विस्तार है। उसी प्रकार गंडक, रामगंगा, घग्गर, यमुना, इसका भी जो विस्तार है वो अधिक क्षेत्रों में है, इसका अफवाह क्षेत्र। और हिमालय नदी तंत्र से जो नदी निकलती है, या हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, वह मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आप लोग समझ ही रहे हैं। नदी का जो मुहाना होता है समुद्र में, वहाँ पर नदी अपने जो लाए गए मलबों को वहीं पर विक्षेपित कर देती है, निक्षेपित कर देती है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यह मुहाना पे होता है, वो भी समुद्री वाले क्षेत्र में। नदियाँ जब अपने आप को समुद्र में विलीन करती है तो उसका मुहाना कहलाता है। या और भी कोई नदियाँ किसी दूसरी नदी में अपने आप को समाहित करती है तो भी उसका मुहाना कहलाता है। लेकिन डेल्टा का निर्माण समुद्री क्षेत्रों में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे,
हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो जल ग्रहण क्षमता होता है काफी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका अववाह क्षेत्र अधिक होता है, यहाँ पानी की कमी कभी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ नदियों का जो उद्गम स्रोत है ग्लेशियर है, न कि बरसाती है। यहाँ 12 मास पानी होती है। तो आते हैं हिमालय नदी तंत्र में किस किस नदियों का हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सतलज, ब्यास, झेलम, रावी और चेनाब। ये सिंधु नदी तंत्र के तहत अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके बाद गंगा नदी तंत्र के तहत गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, बागमती, घग्गर, गोमती, कोसी। घग्गर को यहाँ हम लोग सरयू कहते हैं, जो अयोध्या के किनारे से होकर बहती है। इसके बाद भी बहुत सारी नदियां हैं जो बिहार से आपको रिलेटेड है, जैसे कि बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, लक्ष्मणा आदि। इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, बीएसएससी यानी कि सचिवालय सहायक, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब आते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, इसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह मौसमी होती है। मौसमी का मतलब समझ रहे हैं ना, जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें पानी का बहाव अधिक होता है, जबकि गर्मी के मौसम में यह सूख जाती है। इसलिए नदी को क्या कहते हैं? बरसाती नदी कहते हैं या मौसमी नदी कहते हैं, ठीक है। क्यों इसको बरसाती और मौसमी नदी कहते हैं? क्योंकि निश्चित समय के बाद यानी कि गर्मी के समय में, कब? गर्मी के टाइम में यह इसका जो पेटी है, नदी का बेसिन है, वो सूख जाता है। और ये नदी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी यानी कि वैली, ठीक है। अब यहाँ की नदियों के भी दो प्रकार की अलग अलग विशेषता है, जैसे कि पूरब की ओर जो नदी बहती है, ये जो क्षेत्र है ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो पूरब की ओर जो नदी बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर, यह डेल्टा का निर्माण करती है। देख रहे हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ क्या सीखा? डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ है वो डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है। तो यहाँ पर आपको विभाजन यह करना है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो नदी बहती है, बहाव होता है, वह आपको डेल्टा का निर्माण करती है, और पूरब से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। मैदानी क्षेत्रों से, मैदान के अधिकतर क्षेत्रों से होकर बहती है और इसका जो ढलाव है वह काफ़ी कम है, जबकि एस्चुरी वाले इलाके में इसका ढलाव काफ़ी तीव्र है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम घाट पर्वत है, जिसके कारण यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। और प्रायद्वीपीय पठार में जो बहने वाली मुख्य नदी है, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, तुंगभद्रा, मांडवी, जुआरी। तो इसमें से आप लोग देखेंगे क्या? गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा भी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा क्या है? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती भी एस्चुरी का निर्माण करती है, तुंगभद्रा डेल्टा का निर्माण करती है, मांडवी और जुआरी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो हम लोग अगले वीडियो में जब इसका अध्ययन करेंगे तो हर एक नदी का एक विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके हर मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स वाला कमेंट जरूर करेंगे, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।